नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे कृति इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो मध्य प्रदेश की एक अच्छी कंपनी है और कंपनी मेनली पाइपिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। पाइप्स बनाती है कंपनी, उसके साथ साथ और से रिलेटेड जो प्रोडक्ट कंपनी वो बनाती है और ज़्यादातर जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। उसके अलावा कंपनी और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। दूसरी बात, ये जो वीडियो है अपने मेंबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक पेड मेंबरशिप है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं कि एक तो आपकी जो भी डिमांड है किसी कंपनी और अगर एनालिसिस कराना चाहते हैं तो वो जल्दी हम लोग कर देते हैं और साथ साथ अलग से हम अपने मेंबरशिप के लिए जो एक लाइव स्ट्रीमिंग होती है वो अलग से मेंबर्स के लिए करते हैं और वहाँ पे भी हम आपकी क्वेरी वगैरह को हैंडल करते हैं। तो आप ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप चाहें तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी कृति इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। जैसे बात की, मध्य प्रदेश बेस्ड कंपनी है, सेंट्रल इंडिया में कंपनी काफ़ी अच्छा काम है और कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेनली जो ब्रांड कंपनी होल्ड करती है वो है कास्ता। तो कास्ता के ब्रांड से कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है और काफ़ी अलग टाइप की कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। उसमें जैसे पाइपिंग है, उसके अलावा गैस पाइप्स है, टेलीकॉम डक्ट्स हैं, सबमर्सिबल पाइप्स कंपनी बनाती है जो कि जनरली इरिगेशन, वाटर सप्लाई और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए काम आते हैं। बात करें तो कंपनी तीन मेनली सेगमेंट में काम करती है। एक तो एग्रीकल्चर कंपनी को सबसे ज़्यादा मिलता है 62% का। इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन के जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वहाँ से कंपनी को 26% होता है और बिल्डिंग से रिलेटेड जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वहाँ से 12% का होता है। तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और ठीक ठाक कंपनी अपने सेक्टर में काम कर रही है। फिर बात करें तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसा है, कौन कौन से टाइप की कंपनी प्रोडक्ट बनाती है कि ठीक है एग्रीकल्चर में तो, लेकिन क्या एक्जैक्टली बनाती है कंपनी, दूसरी इंडस्ट्रियल कंपनी क्या बनाती है। तो बात करें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कंपनी आरपीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स बनाती है, कॉलम पाइप्स और फिटिंग्स बनाती है, बोरवेल के जो पाइप्स और फिटिंग्स होते हैं कंपनी वो भी बनाती है। तो इस तरह की चीज़ें कंपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बनाती है। दूसरी इंडस्ट्रियल सोल्यूशन है उसके लिए कंपनी फाइबर डक्ट बनाती है, फाइबर फ्लाई है, फाइबर ट्रैक है, उसके अलावा फाइबर वेज, इस तरह की चीज़ें कंपनी इंडस्ट्रियल सोल्यूशन के लिए बनाती है। जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए कंपनी सीपीवीसी और यूपीवीसी के पाइप बनाती है। उसके अलावा गार्डन पाइप्स हैं, वाटर टैंक है कंपनी, इस तरह के प्रोडक्ट जो कंपनी वो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर माइक्रो इरीगेशन के लिए कंपनी काम करती है, उसमें कंपनी स्प्रिंकलर्स बनाती है, इनलाइन ड्रिप इरीगेशन है और ऑनलाइन ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, ये भी कंपनी डेवलप करती है। तो उसमें बात की कंपनी मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम करती है, वहाँ से कंपनी को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी आता है। फिर बात करें इसमें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कंपनी कहाँ पे जनरली अपना मेनली काम है, कंपनी का क्या क्या ब्रांड वगैरह कंपनी है। तो उसमें बात की कंपनी का जो मेन ब्रांड है वो कास्ता का है और कास्ता के नाम जो कंपनी का ब्रांड है वो मध्य प्रदेश में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। उसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र में कंपनी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस होल्ड करती है। बात करें तो कंपनी में अभी 490 डीलर्स हैं जो एग्रीकल्चर और दूसरी इंडस्ट्री के लिए कंपनी प्रोडक्ट वगैरह बनाती है उसको सेल करने में कंपनी की हेल्प करते हैं। और साथ साथ बात करें तो कंपनी का जो मेनली सेल्स है वो ज़्यादातर रिटेल अकाउंट से आता है, नहीं कि रिटेल सेल कंपनी ज़्यादा करती है, वहाँ से कंपनी को 85% होता है। और बाकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो कंपनी उनके लिए भी ऑन डिमांड काम करती है, अगर उनको अपने हिसाब से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो भी करती है, लेकिन मेनली कंपनी को जो रेवेन्यू है वो रिटेल से सबसे ज़्यादा आता है 85% का। अब रिटेल से अगर ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू आ रहा है तो इससे क्या बेनिफिट है कंपनी को, तो मेनली क्या होता है रिटेल में छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं जो थोड़ा थोड़ा सामान खरीदते हैं तो उसमें मार्जिन कंपनी को अच्छा मिल जाता है। अगर बड़ी क्लाइंट ज़्यादा कंपनी आएंगे कि हमें इतना सारा माल चाहिए तो उसमें क्या बार्गेन ज़्यादा होता है, कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है। तो कोई भी कंपनी अगर होगी रिटेल में अगर ज़्यादा माल बेचती है, रिटेलर के साथ ज़्यादा कंपनी काम करती है, इंडिविजुअल कस्टमर के साथ कंपनी ज़्यादा काम करती है तो उसका मार्जिन अच्छा होता है क्योंकि ब्रांड के हिसाब से कंपनी थोड़ा प्रीमियम भी चार्ज कर लेती है। तो इस तरह की चीज़ें कंपनी मेनली करती है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 67% के आसपास शेयर हैं, पब्लिक के पास में 33% शेयर है, यानी कि एफआईज और डीआईज ने कोई भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में नहीं किया है। मेनली जो पैसा है वो प्रमोटर्स का और पब्लिक का इसमें लगा है। तो कुल मिलाकर बात करें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1200 करोड़ के आसपास का भी कंपनी का यहाँ पे देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा है और उसी हिसाब से सारी चीज़ें हैं। और कंपनी सेंट्रल इंडिया में मेनली ज़्यादा काम करती है, पूरे पैन इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस या बहुत अच्छा कंपनी का ऐसा ब्रांड नहीं है और कोई ऐसी लीडिंग कंपनी भी नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अपने सेगमेंट में कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है और स्मॉल कैप कंपनी है उसी हिसाब सारी चीज़ें कंपनी की दिखाई दे रही हैं। तो ठीक ठाक प्रोफाइल कंपनी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है, जिससे हमें कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ पर देखेंगे कंपनी से पिछले 5 साल का डेटा, तो सबसे चेक करते हैं कंपनी का रेवेन्यू। तो 2020 में कंपनी में थे 534 करोड़ के आसपास के और देखें तो हर साल लगभग कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं और 2024 में 867 करोड़ का कंपनी की सेल्स या प्रॉफिट रेवेन्यू आया है। तो पिछले 5 साल में देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी सेल इंप्रूव करी है और 13% की काफ़ी अच्छे सीजीआर से पिछले 5 साल में कंपनी की जो सेल्स बढ़ी है, तो कंपनी काफ़ी अच्छे से कस्टमर एक्विजिशन कर रही है। लेकिन बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी डाउनवर्ड हुआ है।
बात करें तो 2020 में 8% था, फिर 2021 में 11% हो गया, फिर पिछले 3 साल देखें तो 2022 में 7%, 2023 में तो नेगेटिव चला गया 1% के, ऑपरेटिंग में ही कंपनी को लॉस हो गया, और 2024 में देखें तो वो भी 7%। तो कंपनी मेनली 6-7% के बड़े मार्जिन पे काम कर रही है, बहुत ज़्यादा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। तो क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि कंपनी एक तो प्राइस अपना इंक्रीज नहीं कर पा रही, कंपनी को कॉम्पिटिशन मिल रहा है, और साथ साथ देखें तो कंपनी की इनपुट कॉस्ट है कंपनी, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। यहाँ देखें कंपनी की जो मेटेरियल कॉस्ट है उसी वजह से कंपनी को लॉस आया 2023 के अंदर। 2020 और 2021 में तो 76%, 77% के आसपास कंपनी की मेटेरियल कॉस्ट थी, 2022 में हो गया 81%, 2023 में 89%। अब 2022 में देखो तो 7% कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और 2023 में 89% की कॉस्ट हो गई, तो 9% कंपनी कॉस्ट बढ़ गई, और 7% का प्रॉफिट था तो वो -1%, उसी टाइम कंपनी को लॉस हो गया। अगली बार फिर कंपनी का जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो गया 80%, तो फिर कंपनी 7% प्रॉफिट में आ गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7% का, नेट प्रॉफिट तो और ज़्यादा कम हो गया क्योंकि टैक्स भी देना और भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो कुल मिला बात कहें तो कंपनी छोटी कंपनी है, तो उतना ज़्यादा मार्जिन ऑफ स्केल उसके पास नहीं है कि बहुत ज़्यादा बल्क में माल खरीदना तो सस्ता मिल जाए, या फिर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं है कंपनी प्रीमियम चार्ज करे, और अगर मान लो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है तो कंपनी प्राइस बढ़ा दे। तो कंपनी को दोनों तरफ से मार झेलनी पड़ रही है, इसलिए देखें तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट भी ऊपर नीचे हुए। आप नेट प्रॉफिट चेक करोगे तो 18 करोड़ का 2020 में, फिर 36 करोड़ क्योंकि कंपनी का मार्जिन अच्छा था 11% का, फिर 2022 में 20 करोड़, 2023 में -23 करोड़, यानी कि लॉस हो गया कंपनी को 23 करोड़ का, और 2024 फिर से कंपनी इंप्रूव करके 22% के प्रॉफिट, 22 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गई है। तो बहुत ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, बार बार जैसे जैसे कंपनी कॉस्ट बढ़ती है कंपनी लॉस में आ जाती है। तो छोटी कंपनी है तो वही सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, कंपनी का ऐसा ब्रांड भी नहीं है और इनपुट कॉस्ट उसको बार बार परेशान करती है। ऐसे देखें फ्री कैश फ्लो, तो पिछले 5 साल में कंपनी 2 बार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है, लेकिन 3 बार देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे से फ्री कैश फ्लो मैनेज किया है, तो वो ठीक ठाक चल रहा है उसका। लेकिन बात करें तो क्योंकि सारी बात मार्जिन की होती है, उसी हिसाब से कंपनी के सारे आगे नेगेटिव पेमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो अभी कंपनी जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा रही है, बहुत ज़्यादा मार्जिन भी नहीं है, तो कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट भी नहीं करती है। एक कंपनी का और मेजर नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी ने लोन भी काफ़ी हाई लिया है। कंपनी का डेट बाय इक्विटी है 0.85, यानी कि अगर 100 रुपये अपने लगाया तो 85% उसके अगेंस्ट कंपनी ने लोन भी लिया है। तो कंपनी एक्सट्रीमली हाई लोन होल्ड करती है। 0.5 से ज़्यादा किसी कंपनी का अगर डेट बाय इक्विटी होता है तो वो एक हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है। यहाँ पे 0.85 आ रहा है, तो डबल के आसपास कंपनी का हो गया, तो काफ़ी रिस्की कंपनी है। दूसरा, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इतना अच्छा नहीं है कि हमें इतना पैसा भी अवेलेबल नहीं है कि आराम से हर साल इंटरेस्ट पेमेंट कर सके, सिर्फ 3 गुना पैसा है, जबकि 5 टाइम्स उससे ज़्यादा कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज मतलब कि जो उसको हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके गुना, उसके अगेंस्ट कितना गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है, तो 3 गुना पैसा कंपनी के पास अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। कम से कम 5 गुना उससे ज़्यादा कंपनी के पास हो तो फिर भी लगता है कि ठीक कंपनी होल्ड करती है लोन, इंटरेस्ट पेमेंट करना है, लेकिन आराम से अपने इंटरेस्ट पेमेंट कर लेगी। तो यहाँ देखिए तो कैपिटल वाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी लोन भी बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसी बात करें रिटर्न इक्विटी की, तो लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी का रिटर्न इक्विटी ठीक ठाक आ गया 16% का, लेकिन 5 साल की एवरेज देखें तो 11% की आ रही है। जबकि आरओई की बात करें तो कम से कम 15% कंपनीज का होना चाहिए, वो अच्छी कंपनी होती है, उससे ज़्यादा तो और बढ़िया है, लेकिन एवरेज देखें पिछले 5 साल की 11% है, क्योंकि हमने देखा कंपनी कभी प्रॉफिट में जा रही है कभी लॉस में जा रही है। तो उस तरह की चीज़ देखें तो कुल मिला के देखें तो कंपनी ने पिछले 5 साल में अपनी सेल जरूर इंक्रीज़ करी है, लेकिन कंपनी मार्जिन अच्छे नहीं है। दूसरी जो कंपनी इसी सेक्टर में उनके काफ़ी अच्छे मार्जिन है, 12% 14% तक भी कंपनी कमाती हैं। तो अगर थोड़ा बहुत उनको प्राइस ऊपर नीचे होता है इनपुट कॉस्ट का, तो कंपनी मैनेज कर लेती है, लॉस में जाती है। लेकिन यहाँ देखें तो कंपनी बहुत कम मार्जिन के साथ काम कर रही है, बाकी सारी चीज़ें उसी हिसाब से इफेक्ट हो रही हैं, और लोन भी कंपनी काफ़ी हाई होल्ड करती है। तो कुल मिला बात करें तो कंपनी वीक फाइनेंशियल होल्ड करती है, बहुत ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल कंपनी के नहीं है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में, कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले हैं। दूसरी बात, इस तरह की कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो कमा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक किया था, तो उसमें कंपनी का फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था, तो कंपनी कोई खास फ्री कैश फ्लो होल्ड ही नहीं करती है। अभी 2024 में नेगेटिव था 14 करोड़ पे, 2023 में नेगेटिव था 3 करोड़ पे, और 2024 में कंपनी को 18 करोड़ का पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो आया। लेकिन देखें तो 14 और 3 17 नेगेटिव फ्री कैश फ्लो 2 साल का, और 18 करोड़ का 24 का पॉजिटिव आ गया। तो पिछले 3 साल का कंपनी का जो टोटल आ रहा है फ्री कैश फ्लो वो सिर्फ 1 करोड़ रुपीज़ का आ रहा है 3 साल का। अब इसकी हम एवरेज ले लें तो 3 से डिवाइड करें तो कंपनी 30 लाख के आसपास कमा रही है, यानी कि लगभग जीरो ही है। 1 करोड़ पे पिछले 3 साल में कमाया, तो कोई खास कंपनी नहीं कमाया फ्री कैश फ्लो, तो लगभग जीरो के आसपास कंपनी फ्री कैश फ्लो होल्ड कर रही है। उस हिसाब देखें तो फ्री कैश फ्लो के हिसाब से या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के हिसाब से कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी, यानी कि उसके हिसाब से उसको वैल्यू ही नहीं कर सकते, क्योंकि फ्री कैश फ्लो कंपनी ज़्यादा है ही नहीं।
तो इस कंपनी को अब हम प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से और प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से एक बार चेक कर लेते हैं, उस हिसाब से कंपनी का क्या आ रहा है। तो पहले बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की। तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 233 रुपये, यानी 233 के आसपास कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। और इस शेयर प्राइस से कंपनी जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रही है वो आ रही है 42 की, और इंडस्ट्री की भी बाय रही है 34 की। तो उस हिसाब से भी कंपनी महंगी है। 42 का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी हाई है और कंपनी इंडस्ट्री के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो से भी ऊपर चली है। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री ऊपर चले तो ये ऊपर चल, नहीं, इंडस्ट्री डाउन है और इसका प्राइस हाई चल रहा है। प्राइस बाय बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी का प्राइस बुक आ रहा है 8 टाइम्स का, और जबकि इंडस्ट्री का प्राइस बाय बुक वैल्यू है 4 टाइम्स। तो उस हिसाब से भी डबल प्राइस पे कंपनी। तो दोनों ही पैरामीटर से कंपनी ओवर वैल्यूड है, प्राइस बाय अर्निंग के हिसाब से, प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से, और हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो लगा के देख लिया, उस हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो क्लियर में था कंपनी ओवर वैल्यूड है। दूसरी आपको बता दें कंपनी का जो 52 वीक हाई और लो का जो डेटा है, तो कंपनी का 52 वीक हाई आ रहा है 259 का और लो आ रहा है 88 का। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 233 का चल रहा है, तो लगभग अपने 52 वीक हाई के आसपास शेयर ट्रेड कर रहे हैं इसके। तो बिल्कुल ओवरवैल्यूड कंपनी है और मेरे हिसाब से भी सही समय इस कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों नहीं है? पिछले 3 महीने में कंपनी का मेजरली प्राइस बढ़ा है। बात करें तो अभी अप्रैल मई के अंदर 120 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर चल रहा था और अब आ गया 230 रुपये से 3 महीने। 3 महीने तक कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो डबल हो गया। बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की तो 230 रुपये के आसपास जो भी शेयर ट्रेड करेंगे कंपनी, उस हिसाब से कंपनी की वैल्यू आ रही है 1200 करोड़ रुपये, यानी कि पूरी कंपनी वैल्यू 1200 करोड़ रुपये है। जबकि 120 रुपये का जब शेयर प्राइस चल रहा था आज से 3 महीने पहले, तो कंपनी की वैल्यूएशन आ रही है 600 करोड़ रुपये। तो 600 करोड़ कंपनी 1200 करोड़ रुपये हो गई पिछले 3 महीने में। जबकि ऐसा कोई खास कंपनी में नहीं हुआ कि कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट आ गई हुई, कंपनी को बहुत बड़े ऑर्डर्स मिल गए, कुछ नहीं, नॉर्मल सारा कुछ बिजनेस चल रहा है। बस पिछले जो फर्स्ट क्वार्टर कंपनी का अभी आया रिजल्ट, वो कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं। 2 रीज़न है मेनली के जो शेयर प्राइस बढ़ने के, मैं आपको बता दूँ। पहला तो यह है कि कंपनी का जो फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट आया वो अच्छा है। इसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 14 करोड़ का है, जबकि वैसे कंपनी का जो एवरेज प्रॉफिट आता है वो 2-3 करोड़ के आसपास आ रहा है। अब ये 14 करोड़ का जो प्रॉफिट आया उसका मेन रीजन एक तो ये है कि कंपनी का थोड़ा सा मार्जिन बढ़ गया, 7% से 9% कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है और कंपनी थोड़ी सेल्स भी इंक्रीज हुई है, तो इसलिए 14 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है, जबकि यूजली कंपनी 2-3 करोड़ रुपये कमा रही थी। तो एक तो रीजन ये हो गया। तो क्योंकि बात करें तो क्वार्टर अच्छा निकला है तो लोगों के सेंटीमेंट बढ़ गए, उस वजह से मेनली हो सकता है शेयर प्राइस बढ़ा हो। और दूसरी बात की कंपनी 600 करोड़ के आसपास थी पहले, जब 120 के आसपास शेयर प्राइस था तो 600 करोड़ के आसपास कंपनी वैल्यूएशन थी। छोटी कंपनी है तो हो सकता है कोई इसको ऑपरेट भी कर रहा हो। 600 करोड़ कंपनी 3 महीने में 1200 करोड़ की हो गई। तो मेरे हिसाब से दोनों रीजन ही हो सकते हैं जो कंपनी का मेनली शेयर प्राइस बढ़ा है। अब बात करें अपने इन्वेस्टमेंट की तो बिल्कुल आप देख रहे हो कंपनी हाई प्राइस पे चल रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी उतने खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंपनी का मार्जिन भी कम है, कंपनी डेट भी हाई होल्ड करती है। तो बिल्कुल भी सही समय नहीं है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्राइस भी हाई है और कंपनी के फंडामेंटल भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो मेरे हिसाब से आप इस कंपनी से पैसा थोड़ा निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और फिलहाल तो इस कंपनी से दूर ही रहें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। बाकी वही बात है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है? अगर आपको लग रहा है नई कंपनी बहुत अच्छा आगे आने वाला फ्यूचर अच्छा है या कुछ है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन मेरे को जो कंपनी वन लगा उसके बारे में आपको मैंने क्लियर बता दें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उससे बात करें तो कृति इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।